हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल टीचर। बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो कि जनवरी 2021 में पूछे गए हैं। तो ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज़ डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन ए में कहा गया रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। बी में कहा गया है चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। सी रिड्यूस जेंडर बायस, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। या प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। इक्वालिटी की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ एक पक्ष की तरफ झुकाव है। लड़के रोते नहीं हैं, यानी कि लड़कों को स्ट्रॉन्ग बताया गया, और लड़कियों की तरफ व्यवहार मत करो। मीन्स अगर चोट लगती है तो लड़कों को दर्द नहीं होता है, लड़कियों को दर्द होता है, इसलिए लड़कियां रोती हैं। तो यहाँ क्या है, एक की तरफ झुकाव हो रहा है। तो पक्षपातपूर्ण अगर रवैया है तो वहाँ क्या है, जेंडर बायसनेस का वो एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ इक्वालिटी की बात नहीं हो रही। डी ऑप्शन रॉन्ग। रिड्यूस जेंडर बायस, यानी कि जो जेंडर बायस को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस नहीं कर रहा है ये, और उसको बढ़ावा दे रहा है। तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या है, चुनौती दे रहा है। तो ये क्या है, ये भी रॉन्ग होगा। जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो जो स्टीरियोटाइप का मतलब जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले से कस्टम्स बने हुए हैं वो। और कभी कभी ऑप्शन में जेंडर बायसनेस का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वो भी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। जेंडर स्टीरियोटाइप की जगह पे जेंडर बायस भी होता है। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड कैरिकुलम, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन एमंग स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन कराना चाहिए। एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान निर्माण में बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। स्टूडेंट शुड बी लेवल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, स्टूडेंट को लेवल देना चाहिए उनके एकेडमिक स्कोर के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट को लेवल नहीं देंगे। ज़रूरी नहीं कि उसने मार्क्स अच्छे गेन किए तो इसका मतलब वो अदर स्टूडेंट से बेहतर है, वो इंटेलिजेंट है। और जिसने मार्क्स जिसके अच्छे नहीं आए हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो ऐसे लेवल नहीं दे सकते स्टूडेंट को। एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना। तो जहाँ बच्चे को ज्ञान के निर्माण के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है वो क्या है, राइट आंसर है। सी क्या है, राइट आंसर होगा। द एम्फेसाइज शुड बी ऑन कंपटीशन एमंग स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन कभी नहीं करवाना है। अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड कैरिकुलम, फिक्स्ड कैरिकुलम या रिजिड कैरिकुलम की बात नहीं की गई है। कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। तो ए क्या है, ये भी रॉन्ग होगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टेटमेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू proceed further on an ongoing activity, a teacher decided to provide cues and hints in forms of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है,
डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करती है। एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। सी, कॉज विड्रॉ टेंडेंसी एमंग स्टूडेंट्स, छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। बी, मीनिंगलेस इन प्रोसेस टू बी लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, यानी कि बच्चों को अधिगम में क्या वो डीमोटिवेट करेगी, निष्प्रेरित करेगी। तो ये क्या है? रॉन्ग होगा। टू एक्ट एज स्कैफोल्ड, यानी कि वो स्कैफोल्ड की तरह कार्य करेगी, उसको हिंट्स और क्यूज दे रही है, तो क्या उसको हेल्प प्रोवाइड कर रही है। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है? एक टेम्परेरी हेल्प होती है। कब तक? जब तक बच्चा उस कार्य को स्वयं से नहीं कर लेता, तब तक उसको वो एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड की जाती है, और जैसे ही वो कर लेता है वैसे वो हेल्प देना बंद कर दी जाती है। तो यहाँ क्या है? टीचर एज अ स्कैफोल्ड वर्क करेंगी यहाँ पर। जैसे कि कोई भी बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो क्या करते हैं? उसको पीछे से हेल्प देते हैं। कब तक? जब तक वो साइकिल चलाना सीख नहीं जाता है। तो जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। सी में कहा गया कॉज विड्रॉल टेंडेंसी एमंग स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के बीच में विड्रॉल टेंडेंसी नहीं है, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा नहीं करेगी। ये भी क्या होगा? रॉन्ग। बी, मीनिंगलेस इन प्रोसेस, जब वो हेल्प दे रही है तो मीनिंगलेस प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्कूल इज a secondary socialization agent and family is primary socialization agent। बी में कहा गया है, ए में बोला गया विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक, जबकि बी में कहा गया है स्कूल इज अ प्राइमरी सोशियोलाइजेशन एजेंट एंड पियर्स आर सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन एजेंट। तो स्कूल और पियर्स ये दोनों क्या हैं? सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन एजेंट्स हैं। पियर्स आर प्राइमरी सोशियोलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन एजेंट, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। डी में कहा गया फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन एजेंट, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पहले परिवार में होता है, उसका जो सोशियोलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? परिवार में होता है, यानी कि सामाजिकरण जो होता है वो परिवार में होता है। बहुत सारी मोरल थिंग्स जो हैं वो कहाँ सीखता है? अपने परिवार में सीखता है। इसके बाद वो विद्यालय जाता है। विद्यालय जब वो जाता है तो बहुत सारे अनुभव उसके पास होते हैं जो कि उसने अपने परिवार में सीखा है। तो स्कूल और जो पियर्स होते हैं ये क्या है? सेकेंडरी एजेंट है सोशियोलाइजेशन के, और जो फैमिली है ये प्राइमरी एजेंट है सोशियोलाइजेशन का। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशियोलाइजेशन एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस पे? IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। इंटेलिजेंस इज वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। डी में कहा गया देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं हैं। तो सभी में क्या है? डिफरेंशिएशन होता है, सभी एक समान नहीं होते। तो डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं।
तो इंटेलिजेंट जो है वो सेवरल फॉर्म्स में होती हैं। राइट ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। बी में कहा गया इंटेलिजेंट इज़ वन डोमेन इंश्योर इंटेलिजेंट इन ऑल अदर डोमेन, यानी कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट है, एक सब्जेक्ट का उसको नॉलेज है, तो अन्य सभी सब्जेक्ट में वो उतना बेहतर होगा। तो ये क्या है, रॉन्ग है। ए ऑप्शन में कहा गया इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड ओनली बाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, उनके आधार पे ही इंटेलिजेंट को मेज़र कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी रॉन्ग होगा। सी ऑप्शन इज द राइट। सिक्स क्वेश्चन इज according to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because other approves it represent a stage of morality. लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत दे रहे हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। प्री कॉन्वेंशनल यानी कि प्रथा पूर्व, कॉन्वेंशनल प्रथागत, पोस्ट कॉन्वेंशनल उत्तर प्रथागत, या फॉर्मल कॉन्वेंशन अमूर्त संक्रियात्मक। तो किसी भी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे चाह रहे हैं, यानी कि पढ़ाई अगर बच्चा कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है कि उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं, पेरेंट्स से प्रशंसा सुनने के लिए, यानी कि दूसरों के लिए वो कर रहा है। तो ये किस चरण में आता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, कन्वेंशनल स्टेज। तो इसमें क्या है, ट्रेडिशनल वे, ये जो है एक ट्रेडिशनल वे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेव वाइगॉट्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इम्पॉर्टेंस ऑफ इन द लर्निंग प्रोसेस। लेव वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो किसके महत्व पर जोर देता है, कल्चरल टूल्स, सांस्कृतिक उपकरणों, या एट्रीब्यूशन गुणारोपण, मोटिवेशन अभिप्रेरण, या इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, कल्चरल टूल्स यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। साइकोलॉजिकल टूल्स यानी कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विकास का समीपस्थ क्षेत्र, या स्कीमा या मनोबंध। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन के बारे में बिहेवियरिस्ट बात करते हैं, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये भी नहीं होगा, इसके बारे में लेव वाइगॉट्स्की ने बात की है। पियाजे ने क्या कहा, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वो जो संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं बच्चे के माइंड में क्या होती हैं, वो स्कीमाज होती हैं। तो बच्चे के माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसका एक स्कीमा बन जाता है। एज अ एग्ज़ाम्पल, कोई भी अगर चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो बच्चा उसको देखता है और कोई उसको बताता है कि ये चिड़िया है, तो नेक्स्ट डे अगर वो किसी एरोप्लेन को आसमान में उड़ते देखता है तो वो क्या उसके पहले से माइंड में बना हुआ है स्कीमा किसका, चिड़िया का। तो वो क्या करता है, वो जो एरोप्लेन को भी क्या चिड़िया समझता है, उसको ये लगता है ये भी एक चिड़िया है, ये बड़े आकार की चिड़िया है। तो वो क्या है कि पहले से चिड़िया का स्कीमा उसके माइंड में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है।
ए ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच का विकास, या सेंट्रेशन इन थॉट्स, विचार सोच में केंद्रीकरण, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, या एबिलिटी टू कंजर्व सीरिएट ऑब्जेक्ट्स, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा गया है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? 2 to 7 ईयर्स। जो ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो 11 साल से ज़्यादा के बच्चे में होगी। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, ये भी क्या है, ये 11 साल तक के बच्चे में होती है। और एबिलिटी टू कंजर्व सीरिएट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये 7 से 11 के बीच होती है। बी ऑप्शन है सेंट्रेशन इन थॉट्स, यानी कि बच्चों का क्या, बच्चों के थॉट्स में सेंट्रेशन होता है, केंद्रीयकरण होता है। अगर वो किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उनका सिर्फ एक ही यूज़ समझते हैं। अगर पेन उसने देखा है तो पेन का कलर देख रहा है, साइज देख रहा है, लेकिन शायद उसको ये ना पता हो कि ये लिखने के भी काम में आता है। तो इस एज में क्या होता है, सेंट्रेशन होता है, केंद्रीयकरण होता है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? सेंट्रेशन इन थॉट्स, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में के विचारों में क्या होता है? केंद्रीयकरण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन, डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन, यानी कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, विकास बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट फर्स्ट में कहा गया, डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन, यानी कि जो डेवलपमेंट के सेम रेट है सभी के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी में विकास बहुत तेज़ी से होता है और किसी में देर से होता है। ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे एक साथ बोलना सीख जाएं, एक साथ चलना सीख जाएं। किसी में जल्दी हो जाता है और किसी में देर से होता है। किसी की ग्रोथ ज़्यादा होती है, फास्ट हो जाती है, और किसी की स्लो होती है। तो सभी में सेम रेट में नहीं होता है, ये रॉन्ग होगा। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, यानी कि विकास केवल विद्यालय में ही होता है। अगर ऐसा हो तो फैमिली में क्या है, परिवार में बच्चा बड़ा भी ना हो और वो बोलना भी ना सीखे, जब वो स्कूल जाता है तो वो पहले से ही उसके पास अनुभव होता है, वो फैमिली से बहुत कुछ सीख चुका होता है। तो ये क्या है, रॉन्ग होगा। डेवलपमेंट अगर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि जो विकास है वो केवल बाल्यावस्था के ही दौरान होता है, फिर नहीं होता है। जो डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम होता है, यानी कि गर्भ से होता है लगातार जब तक वो जीवित रहता है, यानी कि जीवन पर्यंत चलता है जो डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या है, रॉन्ग होगा। डी ऑप्शन में कहा गया डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, यानी कि विकास जो है बहुआयामी है। तो जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। तो अब आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।